सुपर पावर भारत, मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे हुए। हालांकि थोड़ा लंबा सफर हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद जिस तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। कैसे, इसको बहुत व्यवहारिक धरातल पर समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान स्थितियां क्या हैं, आने वाले समय में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया में 48 देश हैं, जहां दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी रहती है, जिनकी कुल जनसंख्या लगभग 4.6 बिलियन है। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 जारी की है और तमाम रिपोर्ट्स की तरह इस रिपोर्ट में भारत ने पहली बार जापान को पछाड़कर तीसरा स्थान हासिल किया है। और तमाम दूसरी रिपोर्ट्स की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत अलग अलग क्षेत्रों में लगातार निरंतर प्रगति के रास्ते पर है। कुछ इंडेक्स हैं जो हमारी चिंता को बढ़ाते भी हैं, उन पर भी हम बातचीत करेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं इन रिपोर्ट्स के बाद कि एशिया में भारत बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत के लिए रैंकिंग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो ये दर्शाती है कि आने वाले समय में भारत की ग्लोबल भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसका असर न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया की भू राजनीतिक स्थिति पर पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार भारत जापान को पछाड़कर 39.1 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर है। पिछले साल भारत को इस रिपोर्ट में चौथे नंबर पर रखा गया था। यह उपलब्धि भारत के सक्रिय विकास, युवा आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के दम पर हासिल हुई है। पाकिस्तान की स्थिति इस रैंकिंग में बेहद खराब है। वो 14.4 नंबर के साथ 16वें स्थान पर है। भारत की इस बड़ी और जबरदस्त उपलब्धि पर चर्चा करेंगे मेहमानों के साथ भारत के सवाल में। आगे बढ़ने से पहले यह रिपोर्ट देखिए छोटी सी। भारत, रूस और जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के 2024 एशिया पावर इंडेक्स में इस बात का खुलासा हुआ है। इससे पहले पिछले साल भारत को चौथे नंबर पर रखा गया था। इस इंडेक्स में सबसे बुरा हाल पाकिस्तान का है। पिछले कई सालों से देखा गया है कि भारत पूरी शक्ति के साथ विस्तार कर रहा है, जिसके चलते भारत एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान के योग्य पाया गया है। भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए अब एशिया का तीसरा सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। जाहिर है कि भारत जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्थान और विकास की राह पर अग्रसर है, उससे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय साख लगातार बढ़ रही है। एशिया पावर इंडेक्स में इस वर्ष की जो रिपोर्ट में भारत को एशिया का तीसरा सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र बताया गया है। कोविड-19 के बाद मजबूत आर्थिक वृद्धि ने भारत की आर्थिक क्षमता को बढ़ा दिया। इसकी आर्थिक क्षमता में 4.2 अंकों की वृद्धि हुई है। भारत की बड़ी आबादी और मजबूत जीडीपी वृद्धि ने पीपीपी के संदर्भ में दुनिया को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी स्थिति को मजबूत किया है। विश्व के पावरफुल नेशंस की गिनती में भारत अब तीसरे स्थान पर आ चुका है। एशिया की तीसरी सबसे पावरफुल कंट्री जापान को पीछे छोड़ते हुए बन चुका है। 4.2 स्कोर भारत ने ऐड किया है पिछले 3-4 साल में। और चाइना भले ही 72 पे अभी भारत से दूर है, पर अमेरिका और चाइना के बाद भारत अब तीसरे नंबर पे आ चुका है। भारत जिन बातों को मानता है, भारत जिन बातों का प्रचार करता है, उसको अब दुनिया मानने लगी है। भारत का लोहा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया मान रही है। और ये भारत की निरंतर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, भारत की निरंतर बढ़ती हुई लीडरशिप। एशिया पावर इंडेक्स में जिन देशों को शामिल किया गया है, उसमें देखा गया कि किस देश में संभावित बाहरी खतरों को दूर करने की कितनी क्षमता है। एशिया पावर इंडेक्स में कुल 27 देशों का आकलन किया गया था, जिसके बाद ये रिपोर्ट जारी की गई। आपको बता दें कि पिछले साल भारत को इस रिपोर्ट में चौथे नंबर पर रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इसे आप कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं कि आज भारत का सवाल में इस मुद्दे को हम जब उठा रहे हैं तो मेक इन इंडिया के 10 साल भी पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी ज़बरदस्त अमेरिका की यात्रा भी हुई है, जिस पर हमने बातचीत की थी। और मुझे याद है कि अपने लास्ट एपिसोड में जब हम भारत का सवाल में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर चर्चा कर रहे थे, तो बात यहीं पर आई थी कि भारत किस तरीके से विश्व शक्ति के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है।
कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी खड़े होते हैं। इंट्रोडक्शन में वो मैंने आपके सामने रखे थे। मेरे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल मौजूद है, उनसे जानने समझने की कोशिश करते हैं कि जो बातें हम रिपोर्ट्स में देख रहे हैं, धरातल पर क्या स्थितियाँ हैं और कैसे भारत के लिए आने वाले समय में असीम संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें मेरी मदद करेंगे अशोक सज्जनहार जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, निपुण आलम बयान जी, जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ में भावना जी मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रही हैं। भावना जी से हमारी डॉक्टर भावना राय से जब बात हुई थी तो मैंने कहा भी था उस समय, डॉक्टर भावना, आपको याद होगा कि इसको तो एक अलग एपिसोड में हमें इस पर बातचीत करनी चाहिए। तो आज वो मौका है जब हम इस पर बातचीत करेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं, आप कई बार उनको सुनते रहे हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अशोक जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक तो हमने कुछ अच्छी चीज़ें, बहुत सकारात्मक बिंदु बताएं, लेकिन हम भारत की आंतरिक राजनीति के जब ढांचे को देखते हैं, तौर तरीके को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कई चुनौतियां भी उसमें फिर खींचतान में सामने आती हैं। कुछ इंडेक्स हैं, हंगर इंडेक्स है, अन्य कई इंडेक्स हैं जिसको विपक्ष कई बार रखता है, महंगाई की बात करता है, बेरोजगारी की बात करता है। तो मुझे ये दो चीज़ें समझाएं कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को देखना कि हम एक ओवरऑल कई सारे आंकड़ों में बहुत आगे दिखाई देते हैं, तो कुछ चुनौतियां भी हमारे साथ हैं, ये कैसे पैरेलल चल रही हैं साथ में और हमारी एग्जैक्ट स्थिति क्या है? देखिए, बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं समझता हूं जो भारत ने प्रगति तो बहुत की है। अगर हम बात करें जब से हमको स्वतंत्रता मिली या पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो हर क्षेत्र में प्रगति हुई है। परंतु ये भी है जो अभी प्रगति का ये बात नहीं है जो हमने सब कुछ पा लिया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और भी आगे बहुत मकाम हमको तय करने हैं और आगे जाना है। अब आपने एक बात का जिक्र किया, अभी हंगर इंडेक्स का आपने जिक्र किया, आप प्रेस फ्रीडम का जिक्र कर सकते हैं, आप जेंडर इक्वालिटी का जिक्र कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमको देखना पड़ेगा जो बहुत सारे ऐसे इंडिसेस होते हैं, ये कौन बनाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं, जैसे अब लोई इंस्टीट्यूट का आपने बताया, वो तो बहुत ही जो पूरी दुनिया में जाना माना है। आपको थोड़ी उनके साथ जो उनका मापदंड वो प्रयोग करते हैं उसमें आपको थोड़ी उनको कह सकते हैं जो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने भारत के कल्चरल इन्फ्लुएंस को कहा जो थोड़ा कम हो गया है, या और किसी प्रकार के प्रभाव को उन्होंने कहा जो कम हो गया है, तो उस पर हम बातचीत भी कर सकते हैं जी। परंतु बहुत सारे ऐसे इंडिसेस होते हैं, जैसे हंगर इंडेक्स। हंगर इंडेक्स में देखिए, भारत में हम 800 मिलियन लोगों को हर रोज का खाना देते हैं, और पिछले 5 साल से दे रहे हैं, 2020 से दे रहे हैं। परंतु भारत का जब हंगर इंडेक्स होता है तो वो अफगानिस्तान से भी नीचे दिखाया जाता है। श्रीलंका, जो कि 2022 में आपको याद है जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तो कैसे वहां पर खाने के लाले पड़ गए थे, ना उनके पास खाद्यान्न था, ना उर्वरक था, कुछ भी नहीं था। भारत ने करीब 4-4.5 बिलियन डॉलर की उनकी सहायता की थी, परंतु भारत को उससे भी नीचे। तो वैसे बहुत सारे देश हैं। प्रेस फ्रीडम का अगर आप देखें तो उसमें भी, और जेंडर इक्वालिटी में भी, तो भारत को अफगानिस्तान से नीचे रखा गया है। हमें मालूम है अफगानिस्तान में स्थिति कैसी है, महिलाओं की, बच्चियों की प्रेस फ्रीडम, प्रेस के तो नाम पर कुछ नहीं है। परंतु ये वाले जो होते हैं, जो इंडिसेस बड़े मोटिवेटेड, जिनका लोगों का अपना एजेंडा होता है, वैसे वो इंडिसेस बनाते हैं जी। तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अब ये तो जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे यूनाइटेड नेशन एजेंसीज हैं, अगर वहां से कोई रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को आप समझ सकते हैं जो वो ठीक रिपोर्ट होगी। अगर उसमें भारत के बारे में अच्छा कहा गया उसको आप रिकॉग्नाइज करिए जी, भारत के बारे में कुछ बुरा कहा गया उसमें रिकॉग्नाइज करिए। तो ये तो वहां की रिपोर्ट। मैं आखिरी बात इसमें यही कहूंगा, क्योंकि इसके ऊपर चर्चा तो बहुत कुछ हो सकती है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, पिछले 10 साल पहले हम 10वें या 11वें नंबर पर थे, अब हम 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था वो भारत की है। करीब 2-3 साल में, ये IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है, 2-3 साल में
भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चाहे वो IMF हो या वर्ल्ड बैंक हो, वो कहते हैं पूरी दुनिया में हम देखते हैं अंधेरा है, केवल एक आशा की किरण भारत से में दिखाई पड़ती है। जी हाँ, एक स्टेटमेंट में ये भी कहा जाता है कि दुनिया में कहीं कुछ भी होता रहे, कितनी अस्थिरता आ जाए, भारत इस समय एक ऐसे पथ पर चल चुका है जहां पर वो कंटिन्यूअस ग्रोथ करता रहेगा। उसकी स्थितियां कुछ ऐसी, इसको समझेंगे। लेकिन आपने ओपनिंग कमेंट में बड़े अच्छे से रिपोर्ट्स का महत्व बता दिया। वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, रिपोर्ट से ज्यादा जमीनी स्थितियां जो है उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक चर्चा को आधार देता है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि के सिन्हा साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सिन्हा साहब, हम एक बड़ा बजट देते हैं अपनी रक्षा के लिए, हमने MOU साइन किया, हम हथियारों की खरीद भी करते हैं, हम आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं हथियारों के निर्माण को लेकर। ये जो रक्षा है, और खासतौर पर तब जबकि 7 में से 5 मुल्कों के साथ आपकी कहीं ना कहीं खींचतान चलती रहती है, पड़ोसी मुल्कों के साथ में, तो ऐसे में हम एक सुरक्षित माहौल दें जिससे इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए रक्षा जरूरी है। रक्षा के क्षेत्र में हमारी ग्रोथ को और उससे ओवरऑल भारत का विकास हो, इसको आप कैसे आकलन करेंगे? जय हिंद प्रवीण साहब। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं इस संदर्भ में जबकि एक रिपोर्ट आई है, एशिया पावर इंडेक्स का एक रिपोर्ट है 2024 का, और उसके संदर्भ में लेकर के आपने जो सवाल किया है उसमें हम इंडियन को जब सुरक्षा की दृष्टि से देखते हैं, जिसमें एक इंटरनल है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उसमें मैं उसको कैसे आकलन करता हूं। तो मैं सबसे पहले सज्जनहार साहब की बात को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा, फिर आपका जवाब दूंगा। देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा इसको कहा है कि देखिए ये तो पहला हमें बहुत कॉशियस होकर के इन चीजों को थोड़ा देखना। कभी हम अपने पीठ को थपथपाने लगे कि हम तीसरे नंबर पे जापान से आगे चले गए हैं। देखिए, इसके अंदर में जब हम लोग करते हैं हमारे यहाँ भी अपने देश की कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का, और हम वर्ल्ड से भी कंपेयर करते हैं और अपने को भी रखते हैं, और उसकी एक बहुत सटीक ये निकलता है। इसमें टेंजिबल फैक्टर्स वो होते हैं जो कि एक्चुअली धरातल पे हैं, और इनटेंजिबल फैक्टर जिसमें हंगर इंडेक्स, ये सब आपने अभी बात किया, सज्जन साहब ने बात किया, वो आती है। वो एक एब्सोल्यूट तो है नहीं, वो एक तरह का उनको उसमें ला करके आपको पोजिशनिंग करते हैं। देखिए, जब हम रीजनल बात कर रहे हैं, हम 48 कंट्रीज, आपने जैसा बताया 4.6 बिलियन आउट ऑफ 8 बिलियन पीपल यहाँ रहते हैं, और आउट ऑफ 48 कंट्री 27 कंट्रीज का आकलन इन्होंने पेश किया है। तो देखिए, चाइना हरदम ये कहता है, रीजनली जब हम उसको देखते हैं कि हम एशिया के एक मात्र पावर है। यदि आप इसको देख लें, क्योंकि अमेरिका का तो 81.7 आपने बताया, और चाइना को 72.7 ले गए हैं, इंडिया का 39.1। जी। आपको मैं बताऊं, यदि कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का जो मैं भी उसमें जाता हूं, उसकी जब हम आकलन करते हैं, जो कि बहुत सटीक है, वो भारत का है। ये तो सिडनी में बैठा हुआ कोई भी भारतीय इसके साथ में नहीं है जिसके अंदर हम आवाज भी उठा नहीं सकते जी। तो ये एक गेम भी खेला जाता है। हम मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड के अंदर में जब आप किसी देश की रैंकिंग को, और आप बोलिए चौथे से तीसरे पे आ गए आप, और आप देखिए 39.1, 81.7 और 72.7 जब हम चाइना के साथ देखते हैं जी। चाइना का ये बताइए, जो भारत के, यदि हम उसमें 3-4 फैक्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में। इकोनॉमी सबसे बड़ा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सबसे बड़ा है, ह्यूमन इंडेक्स, जो ह्यूमन का जो रिसोर्स का एक ये है, वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारा 1.4 बिलियन है। और आज की तरह जिस तरह से भारतीयों ने अपने को पेश किया है सभी फील्डों में, हमारे जो ये नहीं कि केवल हमारी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं, मगर हमारा एक लेबर का जो एक कमिटमेंट है, जिसमें आप 10वां साल हो रखा है। यदि हम मेक इन इंडिया का या आत्मनिर्भरता की हम जब बात कर रहे हैं, तो वहां की जो छलांगे हैं, अपने प्रधानमंत्री को सुना 350, आपने ही बताया, और 1.5 लाख। तो हमें इसमें कॉशियस होने की जरूरत है। कहीं पर वो आपको सब्जुगेट करते हैं कि आप तीसरे नंबर पे है भैया। और आपने बड़ा अच्छा सवाल हमारे से किया है, जैसे जिसको मैं आकलन करता हूं जियो स्ट्रैटेजिकली, जो मैं, आप बताइए भारत से अच्छा, यदि पॉलिटिकल एक इंडेक्स है जहां स्टेबिलिटी, एक कम्युनिज्म कंट्री है, उसकी आप कितने उसको पॉइंट देते हैं? मिलिटरली यदि आप देखते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स को आप देखते हैं, इंडो पैसिफिक में यदि आप देखते हैं, जो हमारे, जहां पर भारत को आप सेकंड नंबर पे यदि चाइना से लाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुसार एक छलाव है।
निपुण जी, आप मुझे बताएं कि एक ऐसा दौर जब यूक्रेन रशिया के, मुझे याद है कि एक समय पर जब ये बोला जाता था कि भारत इनका युद्ध खत्म करवाएगा, इसको मजाक में कहा जाता था, कई बार विपक्षी जो है इसमें हंसी मजाक करते थे, लेकिन आज वो स्थिति दिखाई दे रही है कि भारत इस स्थिति में दिखाई देता है कि उसको मध्यस्थता की पेशकश की जा रही है। हम देख रहे हैं अमेरिका के साथ हमारे संबंध किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्वाड, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत का एक पार्टनरशिप का समूह है, और उसमें भारत की स्थिति कितनी मजबूत दिखाई पड़ती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने खुद को कैसे ग्रो किया है और ये कितना फायदेमंद हमारे अपने विकास के लिए? नहीं, देखिए प्रवीण जी, अभी जैसे मेरे पूर्ववर्ती अशोक जी ने कहा या मेजर साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात उनको कही, और आपके प्रश्न का उत्तर ये है। देखिए, जब हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, ठीक है, ये तो कहा गया कि भाई यूक्रेन है या रशिया है या फिर इजराइल या हमास है, दोनों के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में हम एक मीडिएटर की तरह हमको बात की जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे, हम आईआर को जब देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जिससे प्रदर्शित होता है कि भारत एक बहुत ताकतवर है। एक तो मैं भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करूंगा कि जो हम पहले नेम की बात करते थे, आज हम नेम से हटकर थोड़ा सा आगे बढ़कर मल्टी एंगेजमेंट की बात करते हैं। मल्टी एंगेजमेंट पहले नाम का था हम किसी के साथ नहीं, आज हम कहते हैं हम हर एक के साथ हैं। और जो विश्व गुरु, आपने देखा होगा कि आजकल जब से 2024 का चुनाव हुआ है, तब से जो हमारे जयशंकर जी हैं, वो विश्व गुरु की जगह विश्व मित्र की बात करते हैं। आप देखो, बार बार विश्व मित्र वो वर्ड यूज करेंगे। इन सभी चीजों का मायने होते हैं। और आप देखें, केवल एक नहीं, जैसे MTCR, वासेन अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, NSG में हमारे दावे की बात बहुत मजबूती से अमेरिका के द्वारा उठाई गई, सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे दावे की बात। ऐसे हम देखें जहाँ इजराइल है, UAE है, आपका सऊदी है, यहाँ तक आप देखें G20 में G21 बनाना, और फिर हम देखें IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिकल कॉरिडोर को बनाया जाना। ये इस प्रकार के बहुत सारे सिंबल हैं जो दिखाते हैं भारत का कद अब पहले के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है। और इसमें बहुत सारी चीजों का योगदान है, चाहे हम लोग इसमें डायस्पोरा की बात करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है, जो आत्मविश्वास आया है, जिसको आज हम लोग बोलते हैं स्मार्ट पावर। आज हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक स्मार्ट पावर पॉलिसी लेके चलते हैं, यानी कि हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, दोनों का एक मिक्सचर। तो ये बहुत सारे सिंबॉलिक हैं, बहुत सारे हमको प्रदर्शन दिखते हैं। उस डाटा के आधार पर हम कह सकते हैं कि बहुत तेजी से हम लोग क्या करें अपने आपको बहुत मजबूती से। अब देखिए, आप मालदीव जिस प्रकार सरकार आपकी आई, मोइजू साहब की, अब मोइजू साहब जिस प्रकार की बातें कर रहे थे चुनाव से पहले, चुनाव के बाद जैसे बातें हुई, लेकिन बाद में जयशंकर जी विजिट करने गए, तो मैं मानता हूं उसके बाद मौजूद साहब के किस प्रकार से उनके थ्रू बदले, भारत को उन्होंने किस प्रकार से बोला, फिर भारत विजिट करने भी आए। और ये हमारी डिप्लोमेटिक पावर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो डिप्लोमेसी की बात होती है, तो आज की तारीख में जो आपने प्रश्न पूछा, वो डिप्लोमेसी की बात है, वो हमारी कूटनीति की बात है। और कूटनीति की हम बात करें तो भारत बहुत पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और आज हमारी डिप्लोमेटिक जो पूरी फोर्स है, चाहे उसमें जयशंकर जी की हम बात करें, जो डोवाल साहब की बात करें, ये बहुत ही शानदार टीम की तरह काम कर रहे हैं। ये बहुत सारे एरियाज में जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर भावना, ये जो डिप्लोमेसी होती है और उसके बाद में हमारा इंटरनल प्रोडक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी, हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ाते हैं, हम इंपोर्ट कितना कम करते हैं, खुद कैसे हम दुनिया में आत्मनिर्भरता की जो बात हो रही है, और आज हम मेक इन इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहे हैं, उसकी बधाई भी प्रधानमंत्री ने दी है। ये व्यवहारिक धरातल पर, क्योंकि कई लोगों को बड़ी जल्दबाजी भी होती है कि कोई स्कीम अनाउंस होती है तो उसके नतीजे आ जाएं फटा, लेकिन एग्जैक्टली हम कहां पर दिखाई पड़ रहे हैं इन सारे प्रयासों को करने के बाद कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे? आज हमारी स्थिति क्या है? जी, ये जो रिपोर्ट आई है, पहले हमें इस रिपोर्ट को समझना होगा, ये एग्जैक्टली रिपोर्ट कहना क्या चाहती है। रियली ये धरातल पे काम करती है, या जैसे उन्होंने बोला सर ने कि छलावा है। तो ये पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म दिखाता है। 8.2 से हमने स्कोर किया है, और इसमें 131 पैरामीटर्स है, जिसमें डिफेंस भी है, मिलिट्री एस्पेक्ट्स भी है, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी भी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है। हमारे यहाँ यूथ एम्प्लॉयमेंट बहुत स्ट्रांग हो रही है। हमारे यहाँ डेमोग्राफी की जो पकड़ है, जो हमारे यहाँ यूथ है, कंपेयर टू अदर कंट्रीज, अगर हम चाइना की बात करें, वो उसकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गई है, प्लेट्यू हो गई है। हमारी अभी ग्रोथ जो है वो कॉन्टिन्यूस चलती जा रही है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये इंडेक्स कितना स्ट्रांगली हमें इंडिया को सपोर्ट कर रहा है पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बार इसमें एक बहुत छोटे स्टेट को लिया गया। मुझे लगता है इसमें थीमेटिक जो मेजर्स है, मिलिट्री कैपेबिलिटी, डिफेंस नेटवर्क, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, रिलेशनशिप, तो
हम पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, डिप्लोमेटिकली हमारा जो प्लेथोरा है बहुत धीरे धीरे एक नहीं, ये आप एक इम्पॉर्टेंट जगह पर लेकर आई। मैं आपको रोक रहा हूं बीच में, क्योंकि मुझे आपसे थोड़ा डिटेल में इसको समझना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार अशोक जी जो है हमारे साथ में इस सेगमेंट तक ही हैं। मैं तो उम्मीद करूंगा कि वो बने रहें, पूरी चर्चा में बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं फिर भी उनका एक कमेंट ले लेता हूं ऑन अ सेफर साइड, अगर वो इसको पैनल को छोड़कर जाएंगे तो। अशोक जी, मुझे ये बताएं, आपकी डिप्लोमेसी की बात निपुण जी ने भी कही, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। हम डिप्लोमेसी में बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन इंटरनली हमको ये कैसे फायदा देता है, यानी हमारा अपना प्रोडक्शन हो, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा, ये तो कुछ मोटी मोटी सतही बातें हैं, लेकिन आप मुझे थोड़ा डिटेल में समझाइए कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक देश को अंदर से ग्रो करने में कैसे मदद करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं भी चाहूंगा जो आपके साथ में रहूं, परंतु हमारा 8:30 बजे मेरा एक और कार्यक्रम है जो मैंने इसीलिए मैंने कहा कि आप अपना अगली बार मैं जरूर आना चाहूंगा। जी। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं दो बातें कह दूं जो भावना जी ने अभी कही हैं। मैं जो भी हम दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, मैं पूरी तरीके से उनसे सहमत हूं। भावना जी ने जो कही है और जो मेजर जनरल सिन्हा साहब ने कही थी, देखिए ये जो लोई इंस्टीट्यूट ने कहा है, जो दो चीजों पर हमें कम नंबर दिए गए हैं। एक है जो हमने रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उसमें हमने ज्वाइन नहीं किया। हमारे अपने कारण है क्यों हमने ज्वाइन नहीं किया, अब उनको नहीं समझ आएंगे, क्योंकि हमारा चीन के साथ कैसा व्यापार चल रहा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। दूसरा उन्होंने कहा है जो हमारा डिफेंस में किसी के साथ अलायंस नहीं है, इसीलिए हम डिफेंस के क्षेत्र में इतने इन्फ्लुएंशियल नहीं है। हम जानते हैं हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाकर रखना चाहते हैं, हम अपनी पार्टनरशिप रखेंगे, पर हम अलायंस नहीं रखेंगे। तो इसीलिए ये जो और पैनलिस्ट ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। दूसरी बात, देखिए आपने जो कहा है उसमें हमको क्या चाहिए, अपने अंदरूनी तौर पर हमें क्या चाहिए। अभी हम देखते हैं जो हमारे पास करीब 15-16% जीडीपी का है जो कि मैन्युफैक्चरिंग से आता है। हमको अगर क्वालिटी जॉब्स बनाने हैं अपने युवाओं के लिए, जैसे भावना जी कह रही थी, यूथ के लिए अगर हमको क्वालिटी जॉब्स बनाने हैं तो हमको मैन्युफैक्चरिंग को 15% से 25-30% ले जाना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम टेक्नोलॉजी लाकर कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जब गए वहां पर सिंगापुर में, वहां भी उन्होंने सेमीकंडक्टर के बारे में बात की। जब यहां पर आए तभी सेमीकंडक्टर के बारे में बात की। जब पिछली साल वहां पर अमेरिका गए थे तो तब वहां पर हुआ जो हमारे पास टेक्नोलॉजी आएगी GEF 414 इंजन की, एयरक्राफ्ट इंजन की, जो तेजस में लगेगा हमारे, ये वाली टेक्नोलॉजी अमेरिका ने अपने नेटो पार्टनर्स को भी नहीं दी है। तो मैं इसका तात्पर्य कहना चाहता हूं जो ये केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, हम यहाँ पर निवेश लाना चाहते हैं, हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं। ये मुझे आपका पॉइंट जो है वो आगे चर्चा को ले जाने के लिए महत्वपूर्ण लगा कि टेक्नोलॉजी लाने का मतलब ही ये है कि हम प्रोडक्शन कर सकते हैं और हम अलग अलग जगह से तकनीक को सीख रहे हैं। सेमीकंडक्टर पर तो सिंगापुर से आने के बाद हम देख रहे थे कि जैसे ये ट्रेड फेयर शुरू हुआ यूपी इंटरनेशनल, उसी तरीके से आते ही सेमीकंडक्टर पर भी बाकायदा एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर किया गया, तो उसको लेकर एक गंभीरता दिखती है। हम सबकी अपेक्षाएं होती हैं कि देश में ज़मीन पर क्या स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं, युवाओं के लिए संभावनाएं हों, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पर काम हो भी रहा है, सड़कें पहले से बेहतर हुई हैं। दूसरा, विदेशों में जैसी चकाचौंध दिखती है वैसा हो जाए। हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी जो है सिंगापुर की लगभग हमारे जैसी या हमसे भी कई मामलों में चुनौती, हालांकि वो एक शहर है, एक शहर का विकास हो। फिर हमने देखा कि मॉडल इस तरह से स्मार्ट सिटीज बनाई जाएंगी, ऐसे शहर विकसित की जाएंगे। ओवरऑल मैं जानना ये चाहता हूं कि भारत जो है उसका विकसित स्वरूप आप कैसे देखते हैं और जो अपेक्षाएं हम लोगों की आमतौर पर रहती हैं वो कितनी सही दिशा में? देखिए डॉक्टर साहब, जो मैं देखता हूं, खास करके जो एक रिपोर्ट है जिसके बारे में आजकल बातचीत हो रही है, और वो बहुत प्रैग्मेटिक रिपोर्ट है, वो है अमृतकाल का, जो हम बात करते हैं 25 साल का हमारा जो समय है, आने वाला समय, जिसमें भारत ये नहीं कि केवल चाइना या अमेरिका को इंटेंजिबल फैक्टर सारों चीज आगे निकल जाएगा, ऐसी है। और वो बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट है, वो उसकी मैं बहुत, उसके पैरामीटर्स नहीं है कि उसके 131 ही पैरामीटर्स हैं, उसमें टूरिज्म कहीं नहीं आता है, वो के टेंजिबल फैक्टर्स हैं। तो मैं वो देखता हूं और वो पॉसिबिलिटी है। देखिए, एक ही फैक्टर जो हमारे को रोक सकता है वो है हमारी अंदरूनी और बाहर की जो ताकतें हमें रोकना चाहेंगी। कोई भी नहीं चाहेगा कि आप निकल जाएं, ये आप ये लेकर चलिए। तो हमारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी,
हमें अवॉइड करनी है, वॉर मॉन्गरिंग नहीं करनी है। हम बहुत अच्छी तरह से अवॉइड कर रहे हैं इन चीजों को। आप जितने सशक्त होंगे, देखिए टेंजिबली यदि आप लेके इकोनॉमिकली केवल मैं बात करता तो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को नंबर 1 बोलते हैं 28.7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। चाइना को बोलते हैं 18 और भारत आज 3.79, जो कि आज 2030 में आपका बताया जाता है 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगी। मगर उसकी क्योंकि हमारी जो फैक्टर है जो ऐड होने की, सभी ने हमें क्वेश्चन की एक बात की, मैम क्वेश्चन की बात करी है, क्यों अर्थशास्त्री हैं, मगर जो बात इसकी है कि भारत को यदि हमारी अंदरूनी और बाहरी ताकतों से हम अपने को बचाए रखे, फंसे ना, अलायंस में ना फंसे। कोई क्वाड में भी गए तो क्वाड में हमने कोई सिक्योरिटी अलायंसेस नहीं किए हैं, हम इन चीजों में नहीं फंसे तो भारत को कोई इस अमृत काल के बाद, मेरा एक रहेगा, को रोक नहीं सकता। मैं रहूं ना रहूं, आप लोग या यंगर जनरेशन रहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा मैन पावर है जो 67 पर 1.4 बिलियन पीपल का, ये किसी कंट्री के पास में नहीं रहा है। चाइना भी ऐसा नहीं था। सिस्टम यदि ऑटोमेटेड है, सही दिशा में सिस्टम है, ऑटोमेटेड है, तो निश्चित तौर पर कोई भी आए कोई भी जाए, स्थितियां जो हैं वो लगातार एक कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ बढ़ती चली जाएंगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रखा है। निपुण जी, मैं चाहूँगा आप भी थोड़ा सा इस पर एक रोशनी डालें कि आने वाले दिनों में आप कहाँ पर देख रहे हैं, और क्या वो जो तस्वीर जो मैंने बताया एक सुखद तस्वीर के तौर पर ही देखते हैं, या आपको लगता है कि और भी फैक्टर्स हैं जो हमारी ताकत को दिखाएंगे? देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं और चुनौतियां किसी भी राष्ट्र के सामने होती हैं, लेकिन वो चुनौतियां हैं, समस्याएं नहीं है। चुनौतियां होना लाजमी है, और मैं मानता हूँ कि 3 सेक्टर में अगर भारत अच्छे से काम करता है, 3 बातें। पहले तो मैं बोलता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेसी, हमारी डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी रहे, वो दौर ना लौटे जो 89 से लेकर 99 तक हमारे अलायंस गवर्नमेंट का दौर था, जहाँ कोई फॉरेन पॉलिसी ठीक से नहीं बन पाती थी। एक तो ये। दूसरा मैं बोलता हूँ सोशल इंक्लूजन, यानी कि समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़े। यहाँ पे जो समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ेगा तो हमारे नक्सलिज्म, पूर्वोत्तर का जो उग्रवाद है, इस तरह की कोई चीज हमको देखने को नहीं मिलेगी। इंटरनल सिक्योरिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, वो है डोमेस्टिक ग्रोथ। जो हमने ग्रोथ को मेंटेन किया है और लगातार हम इसको बढ़ा रहे हैं, तमाम तरह की समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली हमारे इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट होगा, हमारी मेक इन इंडिया हो, हमारी टेक्नोलॉजी हो, सब चीजें ऑलरेडी क्या करेंगी, इन्हांस करेंगी। बशर्ते हम अपनी ग्रोथ रेट को जो है वो मेंटेन रखें, उसको बढ़ाएं। इन्वेस्टर भी इसी बात से आकर्षित होंगे कि भारत की ग्रोथ हो रही है, वो हमको कोई दया करके नहीं आएंगे, वो अपने प्रॉफिट के लिए आएंगे। हम उनको दिखाएं कि भाई तुम्हारा भी प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट है। वी हैव द 3D, जो मोदी जी ने बोला, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड। आज दुनिया में किसी के पास 3D नहीं है जो इंडिया के पास में है। तो वी हैव द लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। बात है कि उसको ठीक से मेंटेन करना है। जी डॉक्टर भावना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए एक ही तारतम्य में मेजर जनरल सिन्हा ने जो बात कही थी इंटरनल चैलेंजेस की, उसको एक्सप्लेन भी कर दिया एक तरीके से, निपुण जी ने बता दिया 3 फैक्टर्स में, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। मैं चाहूंगा थोड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ पर आप रोशनी डालें कि हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही कंसिस्टेंट है, और उसके सोर्सेस क्या है? जी, हमें FDI जो देखा जाए, जो FDI को जिस तरह से हमने 100% FDI डिफेंस में कर दिया, 100% हमने टूरिज्म में कर दिया है, 75% हमारी बाकी FDIs भी आ रही हैं, तो उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम FDI को कितना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कनेक्ट करते हैं, और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम कैसे करते हैं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन पहले से कम हो गया, 16% हो गया है, मैन्युफैक्चरिंग भी हमारा जो है अब कम हो गया है, तो हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, स्टेट और सेंटर को हम किस तरह से फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को हम बढ़ावा देके, देखिए डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक अलायंस पॉलिसी की, पॉलिटिकल डिबेट्स तो हो रहे हैं, बट अगर इकोनॉमी को हमें इंटीग्रेट करना है तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस लेके चलना होगा। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस का मतलब है कि हम सेंटर को किस तरह से देखते हैं और स्टेट उससे किस तरह से कोऑपरेट करता है, और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहाँ तक जाता है, सेंट्रल स्टेट को कितना इफेक्ट करता है ग्रोथ में, और स्टेट सेंटर को कितना कोऑपरेट करता है, और किस तरह से हम बाकी जो सेक्टर्स है, एग्जैक्टली टूरिज्म हमारा वन ऑफ द 7.5% इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द GDP, बट अभी तक हमने उस पर ध्यान उन्मुख नहीं किया है।
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ट्रैवल, टूरिज्म, ये सब इंटीग्रेटेड है। इनमें अगर हम बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस की शुरुआत कर दे, वेरी ट्रू। मतलब सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसके पास टूरिज्म के नाम पर कुछ नए होते हुए उसने टूरिज्म में खुद को डेवलप कर लिया। कोई ऐतिहासिक चीजें नहीं है, कोई चीजें नहीं है, इसके बावजूद उसने टूरिज्म के लिए आकर्षित किया पूरी दुनिया के लोगों। क्लोजिंग कमेंट के सिन्हा साहब, बहुत शार्प कमेंट आपका चाहूंगा। इंटरनल पॉलिटिक्स की बार बार बात हुई, मुझे लगा कि घूम के बात यही आई है कि अंदरूनी खींचतान हमारे लिए सबसे परेशानी का सबब है। लेकिन फिर भी क्या आपको ये तो हमारा कलर है, इसी तरह से पॉलिटिक्स चलती रहेगी। मल्टी पार्टी सिस्टम है, स्टेट की पॉलिटिक्स अलग, केंद्र की अलग है, हम देख ही रहे हैं। तो फिर भी क्या आपको लगता है कि ऑटोमेटेड है, ये ग्रोथ कंसिस्टेंट रहेगी? डॉक्टर साहब, मेरा यह मानना है कि भारत की जो हमारी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रक्चर है, और लोगों ने इसको बार बार प्रूव किया है। हमारे मतदाताओं ने प्रूव किया है, कुछ भी हो जाए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या कहीं हो या नॉर्थ ईस्ट हो, हाँ चीजें होंगी, दिखेंगी आपको सरफस। बस हमें धैर्य के साथ बाहरी ताकतों को हमें रोकना पड़ेगा। इंटरनली कुछ लोग हैं उसके बहकावे में आते हैं, यदि अदरवाइज इंडिया विल स्टीयर थ्रू। ये 25 साल जो अमृतकाल है हमारा, आपने इशारों में बड़ी गहरी बातें कह दी हैं। बाकी क्योंकि ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। बहुत अच्छा लगा कि सुपर पावर भारत कैसे बन रहा है, इसको हमने बहुत तथ्यों के साथ जानने। ये बात सिर्फ किसी विदेशी रिपोर्ट की, किसी इंडेक्स की नहीं है, ये बात है कि सचमुच भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और उन आंकड़ों से कहीं आगे दिखाई देता है, कहीं बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। मेजर जनरल सिन्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निपुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भावना, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनहार जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, वो भी चर्चा में हमारे साथ बने रहे। तो सुपर पावर भारत कैसे आ रहा है बहुत तेजी से आगे, इस पर आज हमने बातचीत की।